सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसला देते हुए ये बोला है कि गवर्नर के पास कोई पावर नहीं है, मतलब वीटो पावर नहीं है बिल्स के ऊपर। दरअसल में पिछले कुछ समय के अंदर हमें अलग अलग स्टेट से ऐसी न्यूज़ सुनाई दे रही थी कि जहां पर गवर्नर ना जो लेजिस्लेचर के द्वारा बिल्स पास किए जा रहे थे उसके ऊपर उसको रोकने की कोशिश कर रहे थे। स्पेशली अगर मैं बात करूं तमिलनाडु के केस के अंदर, तो यहाँ पर ना सुप्रीम कोर्ट ने ये बात तय कर दी है कि गवर्नर की जो हम बात करते हैं ना, अगर वो बिल के ऊपर असेंट को विदहोल्ड करते हैं, ऐसे केस में उनको वो फिर जो बिल होगा वो वापस स्टेट लेजिस्लेचर को भेजना होगा एज सून एज पॉसिबल। एंड अगर मान लो वो वापस से जो असेंबली है वापस से उस बिल को भेज देती है, या तो अमेंडमेंट के साथ या बिना अमेंडमेंट के, तो गवर्नर के पास कोई और चॉइस नहीं है, गवर्नर को फिर वो असेंट देनी ही होगी। तो कहीं ना कहीं देखो, जो ना मुद्दा चल रहा था बिटवीन लेजिस्लेचर्स के बीच में और आपके गवर्नर्स के बीच में, एक पावर टसल सा हमें देखने को मिल गया था। तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अच्छे से क्लैरिफाई कर दिया है कि दरअसल में लेजिस्लेचर जो बात कर रहा है ना, उसी को हमें देखना पड़ेगा। गवर्नर ऐसा नहीं कर सकता कि कुछ चीजों को टालता रहे इनडेफिनेटली। दैट इज अ वेरी रॉन्ग थिंग हमारी डेमोक्रेसी के लिए। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, आइए डिस्कस करते हैं। डेट है आज की 24 नवंबर 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। पहला हमारा टॉपिक है विद रिगार्ड्स टू डेन्यूब रिवर। राइट। इसकी ना थोड़ी हमें यहाँ पे लोकेशन समझने की ज़रूरत है, और क्यों न्यूज़ में है कि वो समझेंगे। दरअसल में ना एक टाइप ऑफ फिश है, या रेदर आई शुड से एक 28 स्पीशीज ऑफ फिश है, उसका एक कॉमन नाम दिया जाता है जिसको नाम है स्टर्जियन। ठीक है, ये पर्टिकुलर फिश इस टाइप की होती है। मैं बता रहा हूँ 28 स्पीशीज आती हैं, पर उनमें से एक टाइप ऑफ स्पीशीज ऐसी होती है। तो यहाँ पर अभी क्या हुआ था, अभी कुछ न्यूज़ आई थी जिसमें ये बताया जा रहा था कि इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं ना इस पर्टिकुलर फिश के रिगार्डिंग, उनको इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा बेचा जा रहा है। राइट। और ये जो इस टाइप की फिश है, ये आपको लोअर डेनूब कंट्रीज के अंदर देखने को मिल जाएंगी। एक्चुअली ना पहले मैं आपको डेनूब रिवर के बारे में थोड़ा बताने की कोशिश करता हूँ। यहीं पर देखो आप, यहाँ पर जो डेनूब रिवर है ना, वो अलग अलग कंट्री से पास होते ही आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल, यहाँ से जर्मनी से स्टार्ट होती है। राइट। एंड जर्मनी से मूव ऑन करती करती ये आपकी फिर आ जाती है आपकी ऑस्ट्रिया के अंदर। ऑस्ट्रिया के बाद आपका स्लोवाकिया हो गया, हंगरी हो गया। ठीक है, वहां से मूव करती करती ये आपकी क्रोएशिया, सर्बिया, रोमानिया, बुल्गारिया, मोल्दोवा और यूक्रेन, इस तरह से होती है। ये सारी कंट्रीज के नाम मैंने आपको यहाँ पे लिख दिए हैं ताकि आप इनको पढ़ पाओ। तो ये सारी कंट्रीज के थ्रू रिवर ये जो है ये मूव करती हुई जाती है। अब ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये जो रिवर है ना, इट इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन यूरोप। सबसे बड़ी कौन सी है, वो आपको वोल्गा देखने को मिलेगी रशिया के अंदर। उसके बाद जो सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है वो आपकी डेन्यूब रिवर है। और यहाँ पर आप देख पाओगे कि एक साइड इसके कौन सा देखने को मिलेगा, यहाँ पर ये ब्लैक सी देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर अकॉर्डिंगली ये एंड होती है। उसी तरह से डैन्यूब रिवर की बात करूँ ना, तो एक्चुअल में ना यहाँ पर आपको नॉर्थ सी देखने को मिलता है। तो नॉर्थ सी के साथ भी ये कनेक्टेड है। कैसे? यहाँ पर आपका कैनाल देखने को मिल जाएगा जिसका नाम क्या है, राइन मेल डैन्यूब कैनाल। इसके थ्रू यहाँ पर ये कनेक्टेड हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो इस बेसिकली इसकी एक साइड आपको नॉर्थ सी के साथ कनेक्टेड है, एंड दूसरी साइड तो डेफिनेटली आप जानते ही हो कि ब्लैक सी के अंदर ये फ्लो कर जाती है। तो ये कुछ पॉइंटर्स हैं विद रिगार्ड्स टू डैन्यूब रिवर की लोकेशन। एंड साथ ही साथ जो आज हमने ये फिश को जाना ना, स्टर्जियन फिश, ये क्या है, ये एक कॉमन नाम है जो कि 28 तरह की फिशेस को यहाँ पे दिया जाता है, जो कि फैमिली को बिलोंग करती हैं, एक्कीपेंस स्ट्राई, ये पर्टिकुलर को फॉलो करती हैं। राइट। और इस फिश को बहुत ज़्यादा इलीगली यहाँ पे इस तरह से किया जाता है। राइट। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे इस पर्टिकुलर चीज़ के रिगार्डिंग जो आपको पता होने चाहिए थे। दूसरा हमारा टॉपिक भी एक्चुअली थोड़ा फिश के साथ ही लिंक्ड है। गुजरात की सरकार ने ना ब्लैक स्पॉटेड क्रोकर या फिर घोल, ठीक है, ये घोल नाम ध्यान में रखिएगा, ये आप पिक्चर में देख भी सकते हो, इसको यहाँ पर स्टेट फिश का दर्जा दे दिया गया है। थोड़ा सा इस फिश के बारे में हमारे लिए जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये फिश देखो गुजरात के अंदर डेफिनेटली मिलती ही है, उसके अलावा आपको महाराष्ट्र के अंदर भी देखने को मिल जाएगी। गोल्डन ब्राउन इसका कलर आपको थोड़ा देखने को मिल जाता है। अब इसके अंदर अगर हम बात करें तो इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर आपको देखने को मिल जाती है, पर्शियन गल्फ से लेकर पैसिफिक ओशन तक, और कोस्टल वाटर्स में आपको ये पाई जाती है। अब ये जो पर्टिकुलर फिश है ना, इसका आईयूसीएन स्टेटस आपको नियर थ्रेटेंड देखने को मिल जाएगा। दरअसल में अगर मैं बात करूँ ना, तो इस फिश की डिमांड बहुत है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे चाइना, हांगकांग के अंदर ये मेडिसिनल पर्पसेस के लिए इसको यूज़ किया जाता है। यहाँ पे ना जो इसकी एयर ब्लैडर होती है उसको कट करके एक्सपोर्ट किया जाता है इन कंट्रीज पे, वहाँ पे उसकी मेडिसिनल पर्पसेस के लिए उसको यूज़ किया जाता है।
उसी तरह से अगर मैं बात करूँ आपकी जो यूरोपियन और मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर इसको खाया जाता है, ठीक है ना? एक तरह से डेलिकेसी मानी जाती है। तो इस वजह से कहीं न कहीं ये कंट्रीज़ के अंदर बहुत डिमांड होती है। अब डिमांड होगी तो यहाँ से बहुत सारे लोग इसको स्मगल वगैरह करेंगे, ठीक है ना? तो यहाँ पर अगर गुजरात ने इसको स्टेट में जब डिक्लेयर कर दिया है, तो इस वजह से फ़ायदा ये होगा कि इसको कंज़र्व करना थोड़ा-सा आसान हो जाएगा। दरअसल में अगर आप नोटिस करोगे ना, तो एक तो चलो ओवर एक्सप्लॉइटेशन तो होती ही होती है। एक होता है स्पॉनिंग एग्रीगेशन। ये टर्म थोड़ा समझना। देखो इसका अर्थ ये है, कई बार पता क्या होता है कि मान लो एक सिंगल फिश है, ठीक है? अब ये सिंगल फिश हो सकता है अपने आप में ना जो एग्स वगैरह होते हैं वो ले ना करे। तो यहाँ पर ये जो फिश है ना, ये ग्रुप के अंदर एग्स वगैरह को ले करती है। ठीक है ना? सारे मिलकर जो स्पीशीज़ के जितने फिश हैं, वो सारे मिलकर इकट्ठे होते हैं और वहाँ पर वो स्पर्म्स हो गया, एग्स हो गया, ताकि बेसिकली रिप्रोडक्शन हो पाए ना, तो उसी चीज़ को बोलते हैं स्पॉनिंग एग्रीगेशन जब सारे मिलकर ये प्रोसेस को करते हैं। अब क्योंकि जब ये सारे इकट्ठे मिलकर ऐसे करते हैं, तो कई बार ना इनको टारगेट किया जाता है। जो मैंने बताया ना कि जैसे मान लो किसी को मेडिसिनल पर्पसेज़ के लिए चाहिए, किसी को खाने के लिए चाहिए, उस तरह की चीज़ों को यहाँ पर एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करी जाती है। तो गुजरात का वाला जो डिक्लेरेशन है ना, डेफ़िनिटली इसके कंज़र्वेशन एफर्ट्स को और इम्प्रूव करेगा। बाकी आईयूसीएन स्टेटस मैंने आपको इसका बता ही दिया है। आगे चलते हैं, मिलेट फेस्टिवल के बारे में थोड़ा-सा पढ़ लेते हैं। वैसे तो मैंने मिलेट फेस्टिवल अराउंड 1 डेढ़ महीना पहले भी आपके साथ डिस्कस किया था, ठीक है? मतलब मिलेट्स के बारे में डिस्कस किया था, बट मिलेट फेस्टिवल थोड़ा समझ लेते हैं। अभी क्या हुआ है ना, जैसे इंडिया और जो आसियान आसियान तो अभी 2-3 दिन पहले ही पड़ा था, उसमें 10 कंट्रीज़ के बारे में हमने जाना भी था। तो ये जो कंट्रीज़ है ना, इनके साथ हमारे काफ़ी अच्छे संबंध हैं। अब उसी तरह से हम क्या चाहते हैं, जैसा हम अभी जो 2023 का साल है, वो हमने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप के अंदर सेलिब्रेट भी कर रहे हैं और इंडिया का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है इसके अंदर। तो इसी वजह से परसों से यहाँ पर 22 नवंबर से आसियान इंडिया मिलेट फेस्टिवल यहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसके अंदर होगा क्या? इसके अंदर ना आपके जैसे भारत के किसान हो गए, भारत के इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, वो पार्टिसिपेट्स करेंगे। आसियान मेंबर कंट्री से भी लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। तो एक तरह से जो मिलेट्स होते हैं, उनका यहाँ पे फ़ायदे बताए जाएँगे। जैसे फार्मर्स के लिए भी अच्छे होते हैं और जो लोग खाते हैं इसको, उनके लिए भी, उनकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। तो इस तरह से ये पर्टिकुलर काम, ये फेस्टिवल यहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है। ध्यान रखने वाली बात ये है कि इंडिया की तरफ से हमारी जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है और साथ ही साथ इंडियन मिशन टू आसियान, ये मिलकर यहाँ पे इस पर्टिकुलर फेस्टिवल को यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है ना? ग्लोबल हंगर हो गया, फूड सिक्योरिटी हो गया, इन सभी चीज़ों को इंश्योर करने के लिए सारा ये फेस्टिवल हमें देखने को मिल जाएगा। इंडिया की तरफ से फार्मर्स भी हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गनाइजेशंस हो गया, ये सभी का पार्टिसिपेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। स्टार्टअप्स हो गया, इंडियन शेफ्स, ये सारे देखने को मिल जाते हैं। देखो जब हम बात करते हैं ना आपके मिलेट्स की, तो मिलेट्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपका बाजरा हो गया, राइट? आपका ज्वार, आपका रागी, इस तरह से बहुत और आपको मिलेट्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, जो कि हेल्थ वाइज़ भी और आपकी सॉइल के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। राजस्थान आप जानते हो, आपका जो बाजरा है, बाजरा का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। महाराष्ट्र आपके केस के अंदर आपका जो ज्वार हो जाता है, उसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर हो जाता है एंड कर्नाटका आपका रागी के रिगार्डिंग सबसे इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर बन जाता है। अब देखो इसके अगर जो मैं बेनिफिट्स की बात कर रहा था, तो बेनिफिट्स आप 2 तरह से देखोगे। पहले तो वो वाले बेनिफिट्स हैं जो कहीं न कहीं आपके किसान के लिए बेनिफिशियल हैं, लिखा था ना फार्मर फ्रेंडली, और बाकी जो हैं कहीं न कहीं आपके जो कस्टमर या फिर इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव जो आप ना जो फूड हैबिट्स के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। वो कैसे सर? देखो फार्मर को फ़ायदे ये होते हैं कि मिलेट्स आपकी फर्टाइल सॉइल ज़्यादा ना भी हो, उसके अंदर ग्रो कर जाएँगे। बारिश वगैरह भी कम हो, तब भी काम हो जाएगा, ठीक है? अगर गर्मी वगैरह ज़्यादा हो, वहाँ पर भी ग्रो कर जाते हैं और ग्रोइंग सीज़न इनका छोटा होता है, तो रिसोर्स इंटेंसिव नहीं होते। ऐसा नहीं कि भाई इतना ज़्यादा पानी चाहिए, इतना ज़्यादा हीट चाहिए, नहीं। कम चीज़ें भी होंगी, कम रिसोर्सेज़ भी होंगी, उसके अंदर भी ग्रो कर जाएँगे, किसानों के लिए बहुत अच्छी बात है। उसी तरह से जो लोग खाते हैं इसको, उनको भी अच्छा खासा न्यूट्रिशन वैल्यू मिलता है, अच्छा खासा फाइबर होता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होता, ठीक है ना? हेल्दी डाइट मानी जाती है, ठीक है? तो ये सारे फ़ायदे होते हैं। बाकी ये सारी चीज़ें फार्मर्स के लिए हैं कि फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इम्प्रूव होती है, ठीक है? और लंबे टाइम तक भी आप इनको स्टोर कर पाओगे। तो ये कुछ इसके फ़ायदे हो जाते हैं। और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं हेल्थ पर्सपेक्टिव से कि आपका वेट लॉस के अंदर आपको हेल्प कर पाएगा। हाई बीपी को कहीं न कहीं कंट्रोल करता है, डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है, नींद अच्छी आती है इसको ऑन लेके ना। बाकी कोलोन कैंसर को रिड्यूस उसका रिस्क रिड्यूस कर देता है। तो ये सारे अलग-अलग फ़ायदे हमें यहाँ पे मिलेट्स के देखने को मिल जाते हैं। आगे चलते हैं, आदि व्याख्यान प्रोग्राम, इसके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखो जब भी हम बात करते हैं ना आदि वर्ड की, तो ये कहीं न कहीं आपका ना जो आदि वर्ड दरअसल में ना वो हिल पीपल के साथ लिंक्ड रहता है। तो एक्चुअल में आप बहुत सारे प्रोग्राम देखना, जैसे आपने शायद आदि महोत्सव के बारे में सुना होगा।
ये क्या है, ये ट्राइबल फेस्टिवल ही है। तो जब भी ये वर्ड आता है ना आदि, कहीं न कहीं इसको ट्राइबल के साथ लिंक किया जाता है। तो यहाँ पर भी जब मैं बात कर रहा हूँ ना आदि व्याख्यान की, आदि आपका ट्राइबल के साथ लिंक्ड हो गया, और ये जो वर्ड है व्याख्यान, व्याख्यान का मतलब होता है एक तरह से आप लेक्चर जैसे आप देते हो किसी को, आप किसी को कुछ समझाते हो किसी चीज़ के बारे में, उसको यहाँ पे डील किया जाता है। तो यहाँ पर इस इवेंट के अंदर भी क्या हो रहा है, हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं ट्राइबल लाइफ के बारे में, उनके कल्चर के बारे में, उनकी लैंग्वेज के बारे में, उनकी लाइवलीहुड के बारे में, कैसे उनके जो अलग-अलग ट्राइबल थिंकर्स, लीडर्स और राइटर्स कैसे सोचते हैं, उन सभी चीज़ों को यहाँ पे पॉपुलराइज़ किया जा रहा है। तो अभी क्या हो रहा है, हमारे जो ट्राइबल मिनिस्टर्स हैं ना, जो ट्राइबल अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा इस आदि व्याख्यान प्रोग्राम को यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है। कहाँ पर? एनटीआरआई, नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली के अंदर। आप जानते हो ना, हमने जनजातीय गौरव दिवस के बारे में पढ़ा था 15 नवंबर, जब मैंने आपके साथ डिस्कस किया था बिरसा मुंडा जी के बारे में, राइट? तो ये सारी चीज़ें भी वहाँ पे डिस्कस हो रही हैं। बाकी आप नोटिस करो, गौरव सप्ताह हो गया, जनजातीय गौरव सप्ताह मैंने आपको समझा ही दिया, तो ये सब साथ में आए हैं। और भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स, जैसे लास्ट वीक ही हमने 24,000 करोड़ का पीएम पीवीटीजी मिशन देखा, जिसको पीएम जनमन के नाम से भी हमने यहाँ पे देखा था। आदि आदर्श ग्राम योजना हो गया, एक सिकल सेल मिशन हमारा चलता है, बेसिकली जो सिकल सेल डिजीज़ होती है ना, उसको कैसे टैकल करना है, उनकी स्क्रीनिंग, उनकी काउंसलिंग और लोगों की प्रॉपर केयर हो गया, ये सारी चीज़ें। बाकी उसके साथ ही साथ आपके जो एकलव्य मॉडल रेज़िडेंशियल स्कूल हो गया, यहाँ पर प्राइमरी फ़ोकस दिया जाता है आपके शेड्यूल्ड ट्राइब के लोगों बच्चों को, ताकि कहीं न कहीं वो आगे बढ़ पाएँ। तो ये सारे अलग-अलग इनिशिएटिव्स हैं ट्राइबल वेलफेयर के। बाकी एनटीआरआई जहाँ पे ये चीज़ हो रही है, न्यू दिल्ली के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट बन जाता है, जो आपके डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसी लेवल के लिए आपकी रिसर्च प्रोवाइड करता है, एंड उस हिसाब से आप अपनी पॉलिसीज़ के अंदर उनको इनकॉर्पोरेट करते हो। जनजातीय गौरव दिवस तो मैंने आपको समझा ही रखा है, आपके जो बिरसा मुंडा जी हैं, उनके जन्म दिवस के ऊपर ये चीज़ सेलिब्रेट करी जाती है। इसके अलावा मैंने आपके साथ कल एक चर्चा कर रहा था, मतलब बेसिकली आपको होमवर्क दिया था आईटीटीओ के बारे में, तो थोड़ा इसको समझते हैं। अभी क्या हो रहा है ना, 59th जो इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर काउंसिल था, वो रिसेंटली कंक्लूड हुआ, जो कि थाईलैंड में हुआ था। अब समझना, ट्रॉपिक्स के बारे में तो आप जानते ही होंगे। सर हाँ जी सर, बिल्कुल ट्रॉपिक्स के बारे में जानते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, बिल्कुल ये चीज़ें हमें क्लैरिटी है, ज्योग्राफी के अंदर हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है। अब यहाँ पर ना टिम्बर के रिगार्डिंग हम अच्छे से काम कर पाएँ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है। इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के अलग-अलग रिसोर्सेज़ हैं, ठीक है ना? उसके रिगार्डिंग उन ट्रीज़ को, उन फॉरेस्ट को कैसे रिस्टोर करना है, उनका सस्टेनेबल मैनेजमेंट कैसे करनी है, उनको कंज़र्व कैसे करना है, उसके लिए हमारे पास एक ऑर्गनाइज़ेशन है जिसका नाम है आईटीटीओ, इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गनाइज़ेशन। अब ये जो ऑर्गनाइज़ेशन है, इसको बनाया गया था 1983 के अंदर अंडर द ऑस्पिशियस ऑफ यूएनसीटेड। ये नाम आप ध्यान में रखोगे यूएनसीटेड के बारे में। ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, उसके ऑस्पिशियस के अंदर यहाँ पे बनाया गया था। कोई और अगर आपसे पूछे ना कि यहाँ पे तब बनाया, नहीं, 1983 के अंदर इसका फॉर्मेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। हेडक्वार्टर इसके आपको योकोहामा जापान के अंदर देखने को मिल जाते हैं। तो ऑपरेशन इसके स्टार्ट हुए थे 1987 के अंदर, बन गया था 83 के अंदर ही, और ऑपरेशन 1987 के अंदर हुए थे। एक क्वेश्चन दिमाग में आपका आएगा कि सर क्या इंडिया इसका मेंबर है? द आंसर इज यस। ठीक है, इंडिया है इसका मेंबर, कोई डाउट ही नहीं है इसके अंदर। तो आज के समय इसको 59 कंट्रीज देखने को मिल जाती हैं। 59 के अंदर ना 2 तरह से डिवाइडेड है। एक वो जो टिम्बर प्रोड्यूसर है, और दूसरा वो जो टिम्बर कंज्यूमर है। तो इंडिया कहाँ पे आएगा? इंडिया आता है आपका टिम्बर प्रोड्यूसर कंट्रीज के अंदर। अब यहाँ पर ना इसके द्वारा अलग-अलग प्रोजेक्ट्स रन किए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में भी है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेटवर्क टू फैसिलिटेट कलेक्शन, प्रोसेसिंग एंड डिसेमिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट भी इसका रन किया था इंडिया के अंदर। वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर जो भी स्टैट्स वगैरह होते हैं, नंबर्स होते हैं इनके रिगार्डिंग, वो कलेक्ट किए जाते हैं, उनके ऊपर फिर वर्क होता है, ये सारी बातें चलती हैं। अब आपके दिमाग में एक चीज़ आएगी, सर ये प्रोजेक्ट रन हो रहा है, बिल्कुल, इसके रिगार्डिंग पैसा भी चाहिए होगा, तो पैसा कहाँ से आएगा? तो ध्यान रखना, जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, वो कंट्रीज़ के द्वारा, जो भी सरकार है वहाँ की, उसके द्वारा वॉलंटरी कंट्रीब्यूशंस के द्वारा ये प्रोजेक्ट्स फंड किए जाते हैं। तो ये कुछ पॉइंटर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। और इसी की जब वो मिलते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन की, तो उसी को बोल देते हैं हम काउंसिल। तो गवर्निंग बॉडी क्या है इसकी? जो काउंसिल होती है, कम से कम साल में एक बार मिलती है। इंडिया का भी रोल डेफिनेटली रहा है, इनके जो अलग अलग सेशंस हैं उनके अंदर हम डेफिनेटली पार्टिसिपेट करते हैं। यूएनसीटेड के अंतर्गत हमने अलग अलग जो भी पार्टिसिपेशन थी ना, उनके नेगोशिएशंस के अंदर हमने डेफिनेटली पार्टिसिपेट किया ही है। तो जो आपका होमवर्क था ना, वहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे, वो पहला कह रहा है कि इसको आपका यूएनएफ ट्रिपल सी के साथ इसका लिंक है। बिल्कुल गलत है, ये यूएनसीटेड के साथ हमें देखने को मिला है। तो पहला आपका गलत है। बाकी अगर आप नोटिस करो, क्या इंडिया इसका मेंबर है? आंसर इज यस। इसके हेडक्वार्टर्स योकोहामा जापान के अंदर है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर तीसरा जो बात कह रहा है कि वो बाइंडिंग होते हैं, नहीं, ये वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस के ऊपर होते हैं।
तो दरअसल में अगर आप नोटिस करोगे, यहाँ पर टोटल आपकी 2 स्टेटमेंट्स ठीक रहेंगी, बाकी 2 स्टेटमेंट्स आपकी गलत होंगी। आज के डिस्कशन के बेसिस के ऊपर मैं आपको जो होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है ना? ये रहा आपके कुछ होमवर्क, जिसका मुझे आप ट्रू फॉल्स की फॉर्म के अंदर नीचे कमेंट्स में आंसर बताओगे, राइट? 2 होमवर्क आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन जो रहेंगे, उसका भी आपकी ब्लैक सी के अंदर कौन-कौन सी आपकी रिवर्स, एक तो मैंने चलो आपको बताया ही, बाकी का मुझे बताओगे कि बाकी में से कौन-कौन सी चीज़ें होती हैं। थोड़ा ना अपने एंड पे भी लोकेशन पर्सपेक्टिव आप किया करो इन चीज़ों का, ये आपको लॉन्ग टर्म के अंदर आई एम श्योर आपको बहुत हेल्प करेगा। बाकी डेफ़िनिटली कल तो हम इसको डिस्कस कर ही लेंगे। तो कोशिश करना, आपके पास जो भी वर्ल्ड मैप है ना, उसको एक बार ओपन करना, इन सभी के बारे में हल्का-सा देखने की कोशिश करना, तो थोड़ा एक आइडिया लगेगा। ठीक है? एक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ठीक है? डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी पहले भी, एक बार रिवीजन हो जाएगी इसकी दोबारा से, तो ये भी आप मुझे कमेंट्स में आंसर बताइएगा। कल जो होमवर्क दिया था उसको डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो साथी पोर्टल तो एक क्वेश्चन भी दिया था, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे पहला कह रहा है ब्रिक्स के बारे में। पहला कह रहा है कि रशिया 2009 के अंदर यहाँ पर इस पर्टिकुलर जगह के ऊपर पहला ब्रिक्स समिट देखने को मिलता है। आंसर इज़ बिल्कुल करेक्ट। दूसरा कह रहा है आईईए, क्या इंडिया मेंबर कंट्री है? आंसर इज़ नो। अभी तक इंडिया इसकी मेंबर कंट्री नहीं है, दिस इज़ फॉल्स। साथी पोर्टल की बात करें तो बिल्कुल ठीक बात है यहाँ पे, कोई डाउट इसके रिगार्डिंग होना नहीं चाहिए। इनफैक्ट जो लॉन्ग वाला क्वेश्चन दिया था ना, वो भी साथी पोर्टल के ऊपर ही मैंने यहाँ पे दिया था। तो थोड़ा-सा मैंने आपको बताया था, एक बार दोबारा से इसको रिवाइज़ कर लेते हैं। साथी पोर्टल किसके द्वारा है? पहली बात तो आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, राइट? यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे साथी जेईई, ठीक है? साथी नीट, तो जो जेईई और नीट की तैयारी करते हैं ना, अभी तक उनके लिए ये चीज़ एप्लीकेबल है। क्या कर पाएँगे? देखो बहुत सारे बच्चे ना पैसों की कमी की वजह से चीज़ें अफ़ोर्ड नहीं कर पाते, कोचिंग नहीं ले पाते, राइट? या बाकी और चीज़ें टेस्ट वगैरह, मॉक टेस्ट वगैरह नहीं दे पाते। तो जेईई और नीट के लिए ना यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा ये पर्टिकुलर पोर्टल को लॉन्च किया गया है। तो आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया और आपका आईआईटी कानपुर, इनके द्वारा ये चीज़ लॉन्च करी गई है, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्ज़ाम। यहाँ पर आप बिल्कुल फ्री में पढ़ पाओगे, कोई कॉस्ट नहीं लगेगी आपको, ठीक है? यहाँ पे आप मॉक टेस्ट भी दे पाओगे हर हफ्ते, ठीक है ना? जैसा आपको ये होता ही है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर ये चीज़ लिखी गई थी कि ऐसा चीज़ हम करेंगे और यहाँ पे एआई का यूज़ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ताकि कहीं न कहीं बच्चों को ना पर्सनलाइज़्ड लर्निंग उनको मिल पाए, चीज़ें सीख पाएँ। एआई चैटबॉट भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अभी तक 5000 बच्चों ने यहाँ पे रजिस्टर कर लिया है। टोटल इनका फ़ोकस है कि 1 लाख बच्चों तक यहाँ पर हमें पहुँचना है। तो यहाँ पर देखो एनसीईआरटी के लेक्चर्स भी इनको मिल जाएँगे, रिफ्रेशर कोर्सेज़ आपको मिल जाएँगे, ठीक है ना? यहाँ पे साथी मित्रास फ्रेंड का भी यहाँ पे एक कवरेज है, ताकि रूरल कवरेज तक हम पहुँच पाएँ। अभी तक ध्यान रखना 4 लैंग्वेजेज़ के अंदर है ये, इंग्लिश, हिंदी, ओडिया एंड तेलुगु, एंड धीरे-धीरे बंगाली हो गया और भी बहुत सारी लैंग्वेजेज़ को यहाँ पे एक्सटेंड करना है। तो आईआईटीज़ के प्रोफ़ेसर्स, आईआईटी के स्टूडेंट ने ये लेक्चर्स तैयार किए हैं। और जब नीट की बात करें, तो नीट के अंदर आपके जो एम्स के हैं ना स्टूडेंट्स और प्रोफ़ेसर्स, उनके द्वारा ये लेक्चर्स प्रिपेयर किए गए हैं। तो यहाँ पर आपका पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यहाँ पे इन्वॉल्वड है, ना कि सोशल जस्टिस। दूसरा कह रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल कोई कॉस्ट नहीं लगेगी यहाँ पे। और तीसरा कह रहा है यहाँ पे एआई का यूज़ हुआ है, बिल्कुल ठीक है। तो सेकंड और थर्ड सही है, पहला गलत है, उसने नॉट करेक्ट पूछा था, तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये थी आज की डिस्कशन, आई होप आपको सारे के सारे टॉपिक अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पीडब्ल्यू ओनली एस ऑफिशियल पे जाके इसकी पीडीएफ को डाउनलोड करके अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। सो कीप वर्किंग हार्ड, गुड बाय एंड गुड लक।